नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइक पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपी एडीपीओ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को इस प्रश्न के साथ कि भारतीय छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में मादक मदिरा मादक औषधि का पहला विकल्प है राजस्व प्राप्त करना, दूसरा है आयात निर्यात परिवहन व निर्माण से संबंधित विधि को समेकित व संशोधित करना, तीसरा विकल्प है विक्रय व कब्जे से संबंधित प्रविधियों को समेकित व संशोधित करना और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य में कब से प्रवर्तन है। पहला विकल्प है 1 नवंबर 2000 से, दूसरा है 10 नवंबर 2000 से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 1 नवंबर 2000 से। अगला प्रश्न है कि अधिनियम यह अधिनियम मध्य प्रदेश में कब से प्रभावशील है। पहला विकल्प है 1/1/1959, दूसरा है 1/2/1915, तीसरा विकल्प है 10/1/1960 और चौथा विकल्प है 15/10/1959। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प ए, 1/1/1959 यानी 1 जनवरी 1959। अगला प्रश्न है यह अधिनियम यानी मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का विस्तार है। पहला विकल्प है संपूर्ण मध्य प्रदेश पर, दूसरा है अनुसूचित क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश पर, तीसरा विकल्प है अनुसूचित जनजाति को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश पर और चौथा विकल्प है संपूर्ण भारत पर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर। अगला प्रश्न है बियर में सम्मिलित है। पहला है एल, दूसरा है स्टाउट व पोर्टर, तीसरा विकल्प है समस्त अन्य किण्वित से मदिराएं जो साधारणतः थंब या माल्ट से बनती हैं, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी बियर में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है आबकारी कर योग्य वस्तु से तात्पर्य है। पहला विकल्प है मानवीय उपयोग के लिए कोई भी एल्कोहलिक मदिरा से, दूसरा है कोई भी मादक पदार्थ से, तीसरा विकल्प है पपिस्ट्रा या अफीम से, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न है मादक औषधि से अभिप्रेत है। पहला है भारतीय भांग पौधे की पत्तियां, दूसरा विकल्प है गांजा के नाम से ज्ञात समस्त रूप, तीसरा विकल्प है भांग एवं गांजा का मिश्रण, चौथा विकल्प है ऐसे अन्य मादक पदार्थ जिन्हें सरकार अधिसूचित करे और पांचवा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ई, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मदिरा से तात्पर्य है। पहला है स्पिरिट ऑफ वाइन से, दूसरा है बियर से, तीसरा विकल्प है ताड़ी से और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न है मदिरा से अभिप्रेत है। पहला विकल्प है स्प्रिट, दूसरा है शराब, तीसरा विकल्प है अल्कोहल से बने तरल पदार्थ, चौथा विकल्प है ऐसे पदार्थ जिसमें अल्कोहल है और पांचवा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ई, उपर्युक्त सभी मदिरा से अभिप्रेत है। अगला प्रश्न है कि किस धारा के तहत राज्य सरकार मदिरा को देसी मदिरा और विदेशी मदिरा घोषित कर सकती है। पहला विकल्प है धारा 4, दूसरा है धारा 5, तीसरा विकल्प है धारा 7 और चौथा विकल्प है धारा 9। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 4, विकल्प ए सही है। राज्य सरकार देसी मदिरा और विदेशी मदिरा को घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है कि कोई मादक द्रव्य कितनी मात्रा फुटकर बेचा जा सकता है, इसका कौन निर्धारण करता है।
पहला है केंद्रीय सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों और चौथा विकल्प है केवल बी। इसका जो सही उत्तर है वह है राज्य सरकार, विकल्प बी। अगला प्रश्न है आबकारी आयुक्त की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? पहला विकल्प है धारा 7, दूसरा है धारा 9, तीसरा विकल्प है धारा 11 और चौथा विकल्प है धारा 15। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 7 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अगला प्रश्न है आबकारी आयुक्त होगा, पहला है संपूर्ण राज्य के लिए, दूसरा विकल्प है संपूर्ण राज्य या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, तीसरा विकल्प है एक संभाग के लिए और चौथा विकल्प है जिले के लिए। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, संपूर्ण राज्य या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है कि उड़न दस्ते फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? पहला विकल्प है धारा 7 का यानी 7A, दूसरा है धारा 9 का, तीसरा विकल्प है धारा 10 और चौथा विकल्प है धारा 8 का। इसका जो सही उत्तर है उड़न दस्ते का गठन राज्य सरकार धारा 7 का के अंतर्गत यानी विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है धारा 8 के तहत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्न में से क्या कर सकती है? पहला है राज्य भर में या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी मादक द्रव्य आयात या निर्यात का प्रतिषेध कर सकती है, दूसरा है किसी भी मादक द्रव्य के परिवहन का प्रतिषेध कर सकती है, तीसरा विकल्प है महुआ, बेसिया, लेटिफोलिया के प्रभावी नियंत्रण के लिए उपबंध कर सकती है और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी कर सकती है। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी कर सकती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के आयात और निर्यात को निर्बंधित कर सकती है। पहला विकल्प है आबकारी आयुक्त, दूसरा है केंद्रीय सरकार, तीसरा विकल्प है राज्य सरकार और चौथा विकल्प है आबकारी अधिकारी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है कि धारा 11 के तहत मादक द्रव्य के आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास कौन जारी करेगा? पहला विकल्प है कलेक्टर, दूसरा है आयुक्त, तीसरा विकल्प है राज्य सरकार और चौथा है पुलिस अधीक्षक। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, कलेक्टर। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पास इस अधिनियम के अधीन पास समझा जाएगा, ऐसा निर्देश धारा 12 के तहत कौन दे सकता है? पहला विकल्प है कलेक्टर, दूसरा है आबकारी आयुक्त, तीसरा है राज्य सरकार और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प बी, आबकारी आयुक्त। अगला प्रश्न है भांग के पौधे की खेती करने के लिए किस धारा के तहत अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है? पहला विकल्प है धारा 13, दूसरा है धारा 15, तीसरा है धारा 16 और चौथा विकल्प है धारा 7। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 13 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि औषधियों, डिस्टिलरी या भंडागारों की स्थापना के लिए कौन अनुज्ञप्ति दे सकता है? पहला विकल्प है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है आबकारी आयुक्त राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों पर और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प सी, आबकारी आयुक्त राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों पर। अगला प्रश्न है कोई मादक पदार्थ मद्य निर्माणशाला या भंडागार से हटाया जा सकता है? पहला विकल्प है राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, दूसरा है शुल्क अदा होने पर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, तीसरा विकल्प है उक्त दोनों और चौथा विकल्प है केवल ए। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, उक्त दोनों। अगला प्रश्न है किसी वृक्ष से निकाली गई ताड़ी पर
अधिकार रखने वाला व्यक्ति ऐसी ताड़ी को, पहला विकल्प है बिना अनुज्ञप्ति के नहीं बेच सकता, दूसरा है बिना अनुज्ञप्ति के ऐसे व्यक्ति को बेच सकता है जो कि ताड़ी का विक्रय करने के लिए अनुज्ञात है, तीसरा विकल्प है बिना अनुज्ञप्ति के बेच सकता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ताड़ी को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करे, चौथा विकल्प है केवल बी। अब ए एवं बी सही है। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, केवल ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्यों के कब्जे के लिए मात्रा की परिसीमा निर्धारित करने का प्रावधान आबकारी अधिनियम की किस धारा में है? पहला है धारा 16, दूसरा विकल्प है धारा 18, तीसरा है धारा 10, चौथा विकल्प है धारा 13। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 16, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए किस धारा के तहत अनुज्ञप्ति अनिवार्य है? पहला विकल्प है धारा 17, दूसरा है धारा 21, तीसरा विकल्प है धारा 18 और चौथा विकल्प है धारा 19। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि धारा 18 के तहत राज्य सरकार उचित समझे तो किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में निम्न में से किस कार्य हेतु पट्टा दे सकता है? पहला है मदिरा निर्माण हेतु, दूसरा है मदिरा के थोक विक्रय हेतु, तीसरा विकल्प है मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु, चौथा विकल्प है उपरयुक्त सभी हेतु। इसका सही उत्तर जो है वो है विकल्प डी, उपरयुक्त सभी हेतु धारा 18 के तहत राज्य सरकार पट्टा दे सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार मदिरा या मादक औषधि को विनिर्माण, विक्रय आदि के लिए पट्टे पर किस धारा के अंतर्गत दे सकती है? पहला विकल्प है धारा 17, दूसरा धारा 18, तीसरा धारा 19, चौथा विकल्प है धारा 20। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 18। अगला प्रश्न है, मदिरा या मादक औषधि का पट्टेदार उपपट्टा कर सकता है? पहला है राज्य सरकार अनुज्ञप्त कर सकती है, दूसरा है राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार के आवेदन पर प्राधिकार अनुज्ञप्त किया जा सकता है, तीसरा विकल्प है पट्टेदार बिना अनुज्ञप्ति के उपपट्टा कर सकता है, चौथा विकल्प है उक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार के आवेदन पर प्राधिकार अनुज्ञप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि सैनिक छावनियों में मदिरा के विक्रय के लिए किस धारा के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी? पहला है धारा 21, दूसरा है धारा 20, तीसरा विकल्प है धारा 25, चौथा विकल्प है धारा 24। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 20 के अंतर्गत सैनिक छावनी में मदिरा के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है कि सैनिक छावनी में मदिरा विक्रय की अनुज्ञप्ति दी जाएगी। पहला विकल्प है सेनाध्यक्ष की सहमति से, दूसरा है कमान अधिकारी की सहमति से, तीसरा विकल्प है कलेक्टर की सहमति से, चौथा विकल्प है राज्य सरकार द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, कमान अधिकारी की सहमति से। अगला प्रश्न है कि धारा 22 के अनुसार कोई भी अनुज्ञप्तिधारी अपने नियोजन में निम्न में से किसको नियोजित नहीं करेगा? पहला विकल्प है 18 वर्ष तक के पुरुषों को, दूसरा है स्त्रियों को, तीसरा विकल्प है 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष को, चौथा विकल्प है उपरोक्त तीनों को और पांचवा विकल्प है बी एवं सी दोनों को। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपरोक्त तीनों को। अगला प्रश्न है कि आबकारी अधिनियम की वह कौन सी धारा है जिसमें यह नियम है कि 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों या स्त्रियों के द्वारा मादक द्रव्य का विक्रय नहीं किया जाएगा? पहला विकल्प है धारा 20, दूसरा है धारा 23 का,
तीसरा है 23, चौथा विकल्प है धारा 24। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 23 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस धारा के तहत मदिरा के विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया है? पहला विकल्प है धारा 22, दूसरा है 23 का, और तीसरा विकल्प है 23, चौथा विकल्प है धारा 24। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 23 का के अंतर्गत विज्ञापनों पर प्रतिषेध लगा सकता है। अगला प्रश्न है, मदिरा से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिषेध के उल्लंघन में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तो विज्ञापन प्रकाशन करने वाला व्यक्ति दंडित किया जाएगा। पहला विकल्प है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या 2000 रुपये जुर्माने से, या दोनों से। दूसरा विकल्प है 6 मास तक के कारावास 5000 रुपये के जुर्माने से। तीसरा है 1 वर्ष के कारावास और 5000 रुपये जुर्माने से। और चौथा विकल्प है 2 वर्ष के कारावास और 5000 रुपये जुर्माने से। इसका सही उत्तर जो है वह है विकल्प ई, ऐसे कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और 2000 रुपये जुर्माने से। अगला प्रश्न है, धारा 23 का में उपबंधित विज्ञापन में सम्मिलित है। पहला है कोई सूचना, रेफर या परिपत्र। दूसरा विकल्प है कोई ऐसा अख्यापन जो मौखिक रूप से किया गया है। तीसरा विकल्प है कोई ऐसा अख्यापन जो मौखिक रूप से किया गया हो। चौथा विकल्प है उपरयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपरयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोक शांति के लिए अथवा दुकान के आसपास बलवा या विधि विरुद्ध जमाव होने पर जिला मजिस्ट्रेट किस धारा के अंतर्गत दुकान को एक निश्चित अवधि तक बंद रखने के लिए आदेश दे सकता है? पहला विकल्प है धारा 24 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 25, तीसरा है धारा 27, चौथा विकल्प है धारा 32। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 24 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि लोक शांति को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन धारा 24 के तहत लिखित सूचना द्वारा लोक शांति के लिए निश्चित अवधि के लिए मदिरा विक्रय की दुकान को निश्चित काल अवधि के लिए बंद रखने का आदेश दे सकता है? पहला विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा है मजिस्ट्रेट, तीसरा विकल्प है आयुक्त और चौथा विकल्प है उपरयुक्त सभी। इसका सही जो उत्तर है वह है विकल्प ए, जिला मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, यदि किसी मदिरा की दुकान के सामने बलवा या विधि विरुद्ध जमाव होता है या आशंका है तो दुकान बंद करने का आदेश दे सकेगा? पहला विकल्प है केवल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, दूसरा केवल द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट, तीसरा विकल्प है केवल जिला मजिस्ट्रेट, चौथा विकल्प है किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि धारा 25 के तहत शुल्क का अधिरोपण किस प्रयोजन के आधार पर होगा? पहला विकल्प है स्थान के आधार पर, दूसरा है आबकारी शुल्क योग्य वस्तु की शक्ति या क्वालिटी के आधार पर, तीसरा विकल्प है प्रयोजन के आधार पर, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी के आधार पर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपरोक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धारा के होते हुए भी अनुज्ञप्ति विधि मान्य समझी जाएगी? पहला विकल्प है कार्यवाही में तकनीकी त्रुटि, दूसरा है कार्यवाही में अनियमितता, तीसरा विकल्प है कार्यवाही में कोई लोप, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी के होते हुए भी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी के होते हुए। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार निम्न में से किन वस्तुओं पर शुल्क ले सकती है? पहला विकल्प है आयात द्वारा लाई गई वस्तुओं से, दूसरा है निर्यात या परिवहन द्वारा लाई गई वस्तुओं से, तीसरा विकल्प है किसी अनुज्ञप्ति के अधीन पैदा की गई वस्तुओं से, चौथा विकल्प है निर्मित की गई वस्तुओं से और पांचवा विकल्प है उपर्युक्त सभी से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ई, उपर्युक्त सभी से।
अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार विशेष लिखित आदेश द्वारा मादक द्रव्यों के विनिर्माण, आयात, निर्यात या क्रय आदि के लिए पर्यवेक्षण के अधीन कर सकती है। पहला विकल्प है सभी कर्मचारियों को, दूसरा है उन्हीं कर्मचारियों को जिन्हें आबकारी आयुक्त उचित समझे, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है कि ताड़ी एवं भांग की कितनी मात्रा विक्रय फुटकर विक्रय माना जाता है। पहला विकल्प है ताड़ी 24 ग्राम, भांग 115 ग्राम। दूसरा विकल्प है ताड़ी 26 ग्राम, भांग 120 ग्राम। तीसरा विकल्प है ताड़ी 28 ग्राम, भांग 125 ग्राम। चौथा विकल्प है ताड़ी 30 ग्राम, भांग 135 ग्राम। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, ताड़ी 24 ग्राम, भांग 115 ग्राम। अगला प्रश्न है कि किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पर्यवेक्षण के अधीन कर सकती है। पहला विकल्प है धारा 25, दूसरा है धारा 28, तीसरा विकल्प है धारा 28A और चौथा विकल्प है धारा 29। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 28A के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि अनुज्ञप्ति मंजूर करने की कार्यवाही में तकनीकी त्रुटि के कारण अनुज्ञप्ति होगी। पहला विकल्प है विधिमान, दूसरा है अविधिमान, तीसरा है आबकारी आयुक्त के निर्णय के अनुसार विधिमान या अविधिमान, चौथा विकल्प है उपरयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, आबकारी आयुक्त के निर्णय के अनुसार विधिमान या अविधिमान्य। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में असत्य कथन है। पहला है राज्य सरकार किसी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए परिणाम की परिसीमा निर्धारित कर सकती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य सरकार परिसीमा के अधिक केवल तभी रख सकेगा जबकि वह अनुज्ञप्त व प्राधिकृत हो, ये भी सही है। तीसरा विकल्प है राज्य सरकार किसी व्यक्ति को परिसीमा से अधिक विदेशी मदिरा रखने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकती है, यह गलत है। और चौथा है राज्य सरकार किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को मादक द्रव्य को कब्जे में रखने के लिए पूर्ण प्रतिषेध कर सकती है, ये भी सही है। यानी इसका जो असत्य कथन है वह है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि धारा 31 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति अनुज्ञापत्र या पास को रद्द या निलंबित कर सकता है। पहला है उसे मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा, दूसरा है राज्य सरकार द्वारा, तीसरा विकल्प है केंद्र सरकार द्वारा और चौथा विकल्प है उपरयुक्त सभी के द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, उसे मंजूर करने वाले प्राधिकारी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित करने का प्रावधान है। पहला विकल्प है धारा 30 के अंतर्गत, दूसरा धारा 31 के अंतर्गत, तीसरा विकल्प है धारा 32 के अंतर्गत, चौथा विकल्प है धारा 33 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है अनुज्ञप्ति के रद्द और निलंबित करने का प्रावधान धारा 31 के अंतर्गत है, यानी विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है धारा 31 के अनुसार अनुज्ञप्ति को किस आधार पर रद्द किया जा सकता है। पहला विकल्प है यदि धारक द्वारा कोई देय शुल्क अदा न की गई हो, दूसरा विकल्प है यदि धारक के सेवक द्वारा शर्तों को भंग किया गया हो, तीसरा विकल्प है यदि धारक को किसी संज्ञेय या अजमानती अपराध में सीधेदोष ठहराया गया हो, चौथा विकल्प है उपरयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपरयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है यदि कोई प्राधिकारी बिना सूचना तत्काल किसी अनुज्ञप्ति को वापस ले लेता है तो वह देय फीस से कितनी छूट देगा। पहला विकल्प है देय फीस से 1/4 भाग, दूसरा है देय फीस के 1/2 भाग, तीसरा विकल्प है 15 दिन के लिए देय फीस के बराबर की रकम, चौथा विकल्प है उपरयुक्त सभी असत्य हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, 15 दिन के लिए देय फीस के बराबर की रकम।
अगला प्रश्न है कि यदि कोई अनुज्ञप्ति धारक अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करना चाहता है तो कितने दिन की लिखित सूचना कलेक्टर को देना होगा। पहला विकल्प है पहला विकल्प है 15 दिन की, दूसरा है 1 माह की, तीसरा विकल्प है 2 माह की और चौथा विकल्प है 4 माह की। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, 1 माह। अगला प्रश्न है कि अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण के संबंध में प्रावधान है। पहला विकल्प है धारा 31 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 32 के अंतर्गत, तीसरा विकल्प है धारा 33 के अंतर्गत, चौथा विकल्प है धारा 34 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 33 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण के संबंध में प्रावधान है। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति ताड़ी के वृक्ष से ताड़ी निकालेगा या मदिरा को बोतल में भरेगा वह किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। पहला विकल्प है धारा 34, दूसरा है 35, तीसरा है धारा 32, चौथा विकल्प है धारा 40। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 34 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कृत्य धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध है। पहला विकल्प है किसी निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मादक द्रव्य रखना, दूसरा है किसी भांग के पौधे की खेती करेगा, तीसरा विकल्प है किसी आसावनी का निर्माण करेगा, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी के लिए। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति बस्तर से ताड़ी लाते हुए पकड़ा जाता है तो किस धारा के तहत अपराध करता है। पहला विकल्प है धारा 36, दूसरा है धारा 34, तीसरा है धारा 36 से, चौथा विकल्प है धारा 37। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 36 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि यदि कोई अनुज्ञप्ति धारक ऐसे व्यक्ति को मदिरा बेचता है जो कि पहले से मत्त है तो वह धारक किस धारा के तहत अपराध करता है। पहला विकल्प है धारा 36 ए, दूसरा है 36 बी, तीसरा विकल्प है 36 सी और चौथा विकल्प है धारा 37। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 36 बी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृत्य मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय है। पहला विकल्प है किसी मदिरा को बोतलों में भरना, दूसरा है ताड़ी उत्पन्न करने वाले किसी वृक्ष से ताड़ी निकालना, तीसरा विकल्प है भांग की खेती करना, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी, धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय है। अगला प्रश्न है धारा 34 के अंतर्गत कितने दंड का प्रावधान किया गया है। पहला विकल्प है 1 वर्ष तक के कारावास जुर्माने जो 500 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 5000 रुपये तक हो सकेगा। दूसरा विकल्प है 2 वर्ष तक का कारावास 5000 रुपये तक का जुर्माना, तीसरा है 3 वर्ष तक का कारावास 2000 रुपये तक का जुर्माना, चौथा विकल्प है 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 1 वर्ष तक कारावास, जुर्माना जो 500 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो 5000 रुपये तक हो सकेगा। अगला प्रश्न है कि धारा 34 के अधीन निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए दंड के प्रावधान है। पहला है विधि विरुद्ध मादक पदार्थ का विनिर्माण, परिवहन, कब्जा या विक्रय, दूसरा है किसी 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की शराब बेचना, तीसरा है किसी 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा बेचने के लिए प्राधिकृत करना, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी के लिए। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विधि विरुद्ध मादक पदार्थ का विनिर्माण, परिवहन, कब्जा या विक्रय। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति वाले मदिरा पान गृह में मद्य या मदिरा पान करता हुआ पाया जाता है तो वह व्यक्ति कितने दंड से दंडनीय होगा। पहला विकल्प है 2 माह के कारावास से लेकर 1 वर्ष के कारावास तक, दूसरा है 1 माह के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से, तीसरा विकल्प है 1000 रुपये तक के जुर्माने से, चौथा विकल्प है 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जुर्माने से।
इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, 1000 रुपये तक के जुर्माने से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।